तो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश पटेल और आज हम हेड एंड नेक का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्काल्प डिस्कस करने वाले हैं। देखो, स्काल्प है ना 5 लेयर्स से बना है। सबसे पहली लेयर है स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं और डीप फेशिया को एपोन्यूरोसिस, फिर लूज एरियोलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। देखो, स्काल्प वर्ड है ना, इसमें इसका न्यूमोनिक प्रेजेंट है SCALP। एस जहाँ पर एस से स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से एपोन्यूरोसिस, एल से लूज एरियोलर टिश्यू और पी से पेरिक्रेनियम। देखो, ये पहली 3 लेयर्स है ना, आपने डिसेक्शन में भी देखा होगा कि ये जब डिसेक्शन करते हैं स्काल्प का तो ये पहली 3 लेयर स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपोन्यूरोसिस तीनों एक साथ रिमूव हो जाती है, तो इसको सर्जिकल लेयर्स भी बोलते हैं, सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्काल्प, या फिर इसको स्काल्प प्रॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प। देखो, जब भी एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प आता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ पर हेयर ग्रो हो रहे हैं वही स्कैल्प रीजन है, पर ऐसा नहीं है। एंटीरियरली स्कैल्प का एक्सटेंट सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से है, मतलब आईब्रोज के ऊपर का जो फोरहेड वाला रीजन है ना, वो फेस और स्कैल्प दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको ये सर्जिकल लेयर्स फिल करने हैं ना तो अपने फोरहेड वाले रीजन पे अपने फिंगर रखो और स्किन को मूव करने की कोशिश करो, तो तुम्हें फील होगा कि एक से ज़्यादा लेयर तुम्हारी फिंगर के नीचे मूव हो रही है। एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स, मतलब आईब्रोज के ऊपर से जितना भी पोर्शन है वो स्काल्प है। फिर पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, ये ऑक्सीपिटल बोन में प्रोमिनेंस है, और फिर उसके ही नीचे प्रेजेंट होती है सुपीरियर न्यूकल लाइन, और ईच साइड में टेम्पोरल बोन होती है, वहाँ पर सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स तक इसका एक्सटेंट है। देखो, स्काल्प का क्वेश्चन आए ना तो कौन सा फिगर आपको ड्रॉ करना है, ये फिगर ड्रॉ करना है। देखो, सब इसमें 5 लेयर शो हो रही है, ये स्किन विथ हेयर, फिर ये दूसरी लेयर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को लेयर ऑफ नर्व्स एंड वेसल्स भी बोलते हैं, फिर एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस, फिर लूज एरियोलर टिश्यू और लास्टली पेरिक्रेनियम। देखो, पेरिक्रेनियम है ना, वो पेरिओस्टियम की तरह ही है, बोन पे अटैच्ड होता है। और फिर ये है क्रेनियम के अंदर क्या होगा, ब्रेन होगा और मेनिंजीज होगी। मेनिंजीज भी ये है ड्यूरल वीनस साइनसिस, ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट हो गए, ड्यूरल वीनस साइनसिस। और वो कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, सेकेंड लेयर पे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की कनेक्टेड टू सेकेंड लेयर, और किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये एमिसरी वेन्स है। एमिसरी वेन्स के थ्रू ड्यूरल वीनस साइनस सेकेंड लेयर ऑफ स्काल्प में कनेक्टेड है। ये एमिसरी वेन्स की स्पेशलिटी ये है कि ये वाल्वलेस है, मतलब ब्लड इधर से ऐसे भी फ्लो हो सकता है और इधर से ऐसे भी, इसमें वाल्व्स प्रेजेंट नहीं है, वाल्वलेस है। ठीक है, तो ये फिगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। फिर अब हम स्काल्प की इंडिविजुअल लेयर्स अलग से डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट लेयर ऑफ स्काल्प स्किन। स्किन स्काल्प की ऑब्वियसली हैरी होगी, और हैरी होने की वजह से बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी और बहुत सारे स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी। और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी एक ये है, सिबेशियस सिस्ट। देखो, एज सिबेशियस ग्लैंड्स आर मोर, सिबेशियस ग्लैंड्स आर मोर, ज़्यादा सिबेशियस ग्लैंड होगी तो ये मोर कॉमन साइट फॉर सिबेशियस सिस्ट, मोर कॉमन साइट फॉर सिबेशियस सिस्ट। देखो, क्या होता है, सिबेशियस ग्लैंड अगर ब्लॉक हो गई तो वहाँ पर उसका सिक्रीशन इकट्ठा होता रहेगा और वो एरिया बल्ज आउट हो जाएगा, उसको सिबेशियस सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, कनेक्ट करना। तो ये फर्स्ट लेयर स्किन को एपोन्यूरोसिस से कनेक्ट करता है, और ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू लेयर को लेयर ऑफ नर्व्स एंड वेसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्काल्प की स्किन को सप्लाई तो करना ना, तो वो उसके लिए नर्व्स एंड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। इसकी क्लिनिकल ये है कि स्काल्प पे ब्लीडिंग होती है ना, तो वो ब्लीड बहुत ही प्रोफ्यूजली होती है, क्योंकि देखो ब्लड वेसल्स है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, प्रिवेंटेड रिट्रैक्शन बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को रिट्रैक्ट नहीं होने देगा, और अगर ब्लड वेसल्स रिट्रैक्ट नहीं होगी तो फिर ब्लीडिंग कंटिन्यू होगी। तो ब्लीडिंग को स्टॉप कैसे करना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट द बोन।
तो घर भी देखा होगा, अगर सर पे चोट लगती है तो क्या करते हैं, बोन के अगेंस्ट ही उसको प्रेस करके ऐसे मूव करते हैं ताकि वो मतलब ब्लड वेसल है वो बोन के ही अगेंस्ट रिट्रैक्ट हो जाए। देखो ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, वो प्रिवेंट करेगा रिट्रैक्शन, इसीलिए ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए बोन के अगेंस्ट ही प्रेशर लगाना होगा, ठीक है। तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी। फिर एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस को गेलिया एपोन्यूरोटिका और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक मसल एपोन्यूरोसिस में प्रेजेंट होता है, ओसिपिटो फ्रंटालिस। इसके दो फ्रंटल बेलीज होती है और दो ओसिपिटल बेलीज होती है। देखो वो ओसिपिटल बेलीज का ओरिजिन क्या है, सुपीरियर न्यूकल लाइन, और वो जाके एपोन्यूरोसिस पे इंसर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका पीछे बोनी ओरिजिन है, ठीक है, और इसको नर्व सप्लाई करती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। पर देखो फ्रंटल बेलीज में ऐसा नहीं है, फ्रंटल बेलीज बाहर की तरफ से खुली हुई है क्योंकि उनको कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। देखो ये फोरहेड का रीजन है वो फेस और स्काल्प दोनों के लिए कॉमन है, और फेशियल मसल सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होते हैं, इनकी बोनी अटैचमेंट नहीं होती। तो इसका अटैचमेंट कहाँ है, स्किन ऑफ अपर आईलिड्स एंड फोरहेड, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और इसको कौन सप्लाई करेगा, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल। और देखो इसका एक्शन क्या होगा फ्रंटल बेलीज का, कि ये ना आईब्रोज को रेस करने में हेल्प करेगा, आईब्रोज को रेस करने में हेल्प करेगा और हॉरिजॉन्टल रिंकलिंग्स भी फॉर्म करेगा। देखो अभी ये फ्रंटल बेलीज ओपन है, ठीक है, तो अगर कोई इंजरी हुई स्काल्प के रीजन में और ब्लड अगर ज़्यादा हो गया तो वो फ्रंटल बेलीज के थ्रू आके ऑर्बिट के अराउंड इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है, उसको ब्लैक आई बोलते हैं। देखो ये ब्लड है ना, कलेक्ट कहाँ होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन लूज एरियोलर टिश्यू। देखो लूज एरियोलर टिश्यू ही वो लेयर है जहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है, वरना पहले स्किन, फिर कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट कर रहा है, और एपोन्यूरोसिस, इन तीनों में तो स्पेस प्रेजेंट नहीं है कि ब्लड इकट्ठा हो सके। तो लूज एरियोलर टिश्यू में ही स्पेस प्रेजेंट है, तो यहीं पर ब्लड इकट्ठा होगा। फिर फ्रंटल बेलीज ओपन है, तो क्या होगा, एज फ्रंटल बेलीज आर ओपन, तो ब्लड क्या करेगा, इसके फ्रंटल बेलीज के थ्रू ट्रैक डाउन हो जाएगा, मतलब आगे की तरफ आ जाएगा, और अराउंड ऑर्बिट के अराउंड फॉर्म हो जाएगा। तो एकदम ब्लैक आई दिखेगी क्योंकि ब्लड इकट्ठा हो गया। ब्लड इकट्ठा सिर्फ ब्लैक आई पे, आँख पे लगने से नहीं होता, ये हेड पे भी इंजरी होती है ना तो भी ब्लैक आई हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं ब्लैक आई, ठीक है। क्या होता है, तो ब्लड कलेक्ट हो जाता है लूज एरियोलर टिश्यू में और फ्रंटल बेलीज ओपन होती है, तो ब्लड आगे की तरफ ट्रैक डाउन हो जाएगा और आँख के अराउंड मतलब ऑर्बिट के अराउंड स्टोर हो जाएगा, तो मतलब उसको ऐसा लगेगा देखने में ब्लैक आई, ठीक है। नेक्स्ट लेयर लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू क्या करेगा, ये एमिसरी वेन्स को पास करने में हेल्प करेगा। पास तो सारी लेयर्स करेगी पर कहीं पर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए सिर्फ ऐसा ही बोलते हैं कि लूज एरियोलर टिश्यू ही एमिसरी वेन्स को पास करने में हेल्प करेगा। देखो डेंजरस लेयर क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रेनियल एंड इंट्राक्रेनियल वेन्स आर कनेक्टेड किस थ्रू, एमिसरी वेन्स के थ्रू, और एमिसरी वेन्स वाल्वलेस वेन है, तो अगर सेकेंड लेयर में कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो डायरेक्ट इंट्राक्रेनियल वेन्स में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इन्फेक्शंस कैन पास फ्रॉम सेकेंड लेयर टू ड्यूरल वीनस साइनसेस, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन पास हो गया इसीलिए इसको डेंजरस लेयर बोलते हैं। देखो अगर इन्फेक्शन ऐसे भी पास हो सकता है इंट्राक्रेनियल वेन्स से एक्स्ट्राक्रेनियल, पर वो इतना डेंजरस नहीं है। अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा इन्फेक्शन तो बहुत डेंजरस है। और सेफ्टी वाल्व हेमेटोमा, देखो ये लूज एरियोलर टिश्यू वो लेयर है जो डेंजरस लेयर भी है और सेफ्टी के लिए भी हेल्प करता है। देखो अगर फ्रैक्चर हो गया क्रेनियल वॉल्ट का, फ्रैक्चर ऑफ क्रेनियल वॉल्ट, ठीक है, तो देखो क्रेनियल वॉल्ट के बाद मेनिंजिस प्रेजेंट होगी, टीयरिंग हो गई मेनिंजिस में, ठीक है, तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेजेंट होगा ना ब्रेन में वो स्प्रेड हो जाएगा,
ब्लड कैन स्प्रेड टू लूज एरियोलर टिश्यू। वरना देखो अगर ब्लड वहाँ पर हेमरेज फॉर्म हो गया तो फिर वो कंप्रेशन ब्रेन का ही कंप्रेशन कर देगा। तो ये ब्लड यहाँ पर स्प्रेड हो जा रहा है, वो क्या करेगा, ब्लड कंप्रेशन ऑफ ब्रेन को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ ब्रेन। ये दोनों क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प भी है और सेफ्टी वाल्व हेमाटोमा भी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट लेयर पेरिक्रेनियम। देखो पेरिक्रेनियम है ना, वो एक स्टिकर की तरह ये बोन पे प्रेजेंट है, ठीक है। और देखो ये पेरिक्रेनियम है और दोनों बोन्स के बीच में सूचर्स है, तो ये बोन टू बोन अलग अलग है पेरिक्रेनियम, और नीचे एंडोक्रेनियम। अब देखो यहाँ पर अगर ब्लीडिंग हो गई, इसको सिफेलोहेमेटोमा बोलते हैं, सब पेरियोस्टियल ब्लीडिंग, पेरिक्रेनियम के नीचे, इसीलिए सब पेरियोस्टियल ब्लीडिंग। तो क्या होगा, ये यहाँ पर पास नहीं होगा क्योंकि ये सूचर्स की वजह से यहाँ तक ही लिमिटेड है। तो क्या करेगा, ब्लीडिंग होगी ना, ब्लीडिंग विल टेक शेप ऑफ बोन ओनली। अब वही करना पड़ेगा ना, देखो ये ब्लीडिंग है, वो बोन का ही शेप ले लेगी क्योंकि यहाँ तो पास हो नहीं सकती, इसीलिए। फिर देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प। लिम्फेटिक ड्रेनेज एंटीरियर पार्ट से प्री ऑरिक्यूलर या फिर पैरोटिड लिम्फ नोड्स। देखो ईयर के रिस्पेक्ट में देखो प्री ऑरिक्यूलर या पैरोटिड लिम्फ नोड, पैरोटिड ग्लैंड भी वहीं प्रेजेंट है तो उसके सराउंडिंग में लिम्फ नोड्स हो गए वो। और दूसरा है पोस्टीरियर पार्ट से पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर या फिर मेस्टोइड लिम्फ नोड्स। देखो मेस्टोइड प्रोसेस ईयर के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर ड्रेनेज होगा लिम्फेटिक। फिर नेक्स्ट नर्व सप्लाई की बात करते हैं। देखो नर्व सप्लाई है ना, इसमें ईयर के हिसाब से देखते हैं, इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल और बिहाइंड द ऑरिकल। देखो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल में 4 नर्व सप्लाई करती है। ये है सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, फिर सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, फिर जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व और ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, ठीक है। और एक नर्व है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल। देखो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल है ना, ये सारी नर्व्स है ना, ब्रांचेस किसकी है, ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच है। ये पहली ये दोनों है, ये ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है, फिर ये मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है, और ऑरिकुलो टेम्पोरल मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सेंसरी सप्लाई है इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल स्काल्प का, वो ट्राइजेमाइनल नर्व से आता है। और जो बिहाइंड द ऑरिकल है वो सर्वाइकल प्लेक्सस से आएगा। देखो ये है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, इसकी रूट वैल्यू है C2 C3। फिर है लेसर ऑसिपिटल नर्व, लेसर ऑसिपिटल नर्व, इसकी रूट वैल्यू C2 है। फिर है ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, उसकी रूट वैल्यू भी C2 है। पर देखो लेसर ऑसिपिटल नर्व है ना, वो वेंट्रल रेमस से, और ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व डोर्सल रेमस से। फिर ये लास्ट नर्व है ना, वो है थर्ड ऑसिपिटल नर्व, इसकी रूट वैल्यू है C3 डोर्सल रेमस, ठीक है। और एक और ब्रांच होती है, वो है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ फेशियल, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये मैंने इस साइड नर्व्स लिखी है ना, वो सारी सेंसरी नर्व्स है, और ये दोनों मोटर नर्व्स है। मैंने एपोन्यूरोसिस में बताया था, ये टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल फ्रंटल बेली को सप्लाई कर रही थी, और ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑसिपिटल बेली को सप्लाई कर रही, ठीक है। देखो मैंने इसको अलग से लिखा भी है। देखो सेंसरी इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल में 4 सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट थी, सुप्राट्रॉक्लियर नर्व और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, वो ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक नर्व ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच है। फिर जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है, और मैक्सिलरी नर्व भी ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच। फिर ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, और मैंडिबुलर नर्व भी ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच। और एक मोटर नर्व प्रेजेंट थी, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, जो फ्रंटल बेली ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस को सप्लाई कर रही थी। फिर बिहाइंड द ऑरिकल भी 4 सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट है, एक ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, फिर लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व और थर्ड ऑसिपिटल नर्व। देखो ये पहले ऐसे याद रखना, पहले 2 नर्व्स है ना, वो वेंट्रल रेमस से, और बाकी के 2 नर्व्स है वो डोर्सल रेमस से।
और एक मोटर नर्व प्रेजेंट है जो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व भी बोलते हैं उसको। फिर देखो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्काल्प, देखो आर्टेरियल सप्लाई में भी इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल और बिहाइंड द ऑरिकल है। देखो इसमें 5 आर्टरीज सप्लाई करेगी। इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल 3 आर्टरीज सप्लाई कर रही है। ये सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व थी, वैसे यहाँ पर भी सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ठीक है। ये दोनों ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस है और ऑप्थेल्मिक आर्टरी है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। ऐसे याद रखना, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच थी, वैसे ये दोनों ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। फिर ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, देखो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल 3 आर्टरीज सप्लाई कर रही है, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और सुपरफिशियल टेम्पोरल। फिर बिहाइंड द ऑरिकल पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और लास्ट में ओसिपिटल आर्टरी। ओसिपिटल आर्टरी थोड़ी सी टॉर्चुअस होती है, ये याद रखना। देखो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल 3 आर्टरीज सप्लाई कर रही है और बिहाइंड द ऑरिकल 2 आर्टरीज सप्लाई कर रही है। ये दोनों सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है। ये तीनों है ना, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीनस ड्रेनेज की तरफ चलते हैं। देखो वीनस ड्रेनेज में जैसे सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी और सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व थी, वैसे यहाँ पर भी सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और सुप्रा ऑर्बिटल में। देखो मीडियल साइड ऑफ आई पे आके एंगुलर वेन फॉर्म करेंगे और एंगुलर वेन आगे जाके फेशियल वेन फॉर्म करेंगे। फिर देखो ऑरिकल के आगे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी थी, तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और ऑरिकल के पीछे पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी प्रेजेंट थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से मैक्सिलरी आर्टरी आएगी, सॉरी मैक्सिलरी वेन होगी। ओ इधर आर्टरी लिख दिया मैंने, वेन, मैक्सिलरी वेन। और ये दोनों वेन्स फॉर्म करेंगे, देखो ये मैंडिबल के पीछे है, ठीक है। तो ये फॉर्म करेंगे रेट्रो, मैंडिबल के पीछे है, मतलब रेट्रो वर्ड यूज़ करते हैं पीछे के लिए, तो रेट्रो मैंडिबुलर वेन। और ये डिवाइड हो जाएगा 2 डिवीजन में, रेट्रो मैंडिबुलर वेन, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन इसके साथ मिल जाए, ठीक है। अभी देखो ये फेशियल वेन है और एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रो मैंडिबुलर वेन, ये दोनों फॉर्म करेंगे कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन फॉर्म करने के बाद ये इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर देंगे, ठीक है। और देखो ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन है ना, ये ड्रेन नहीं करेंगे, ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन का फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन, और फिर सबक्लेवियन वेन में ड्रेन कर देंगे, सबक्लेवियन वेन में ड्रेन कर देंगे। देखो सबसे पहले सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन और सुप्रा ऑर्बिटल वेन ने एंगुलर वेन फॉर्म किया, मीडियल एंगल ऑफ आई पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको एंगुलर वेन बोलते हैं। फिर वो आगे चल के फेशियल वेन फॉर्म हो गई। फिर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन ने रेट्रोमैंडिबुलर वेन फॉर्म की और रेट्रोमैंडिबुलर वेन ने एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो गई। अभी फेशियल वेन और एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन मिलके कॉमन फेशियल वेन बन गए और वो इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर दी, ठीक है। फिर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन ने मिलके एक्सटर्नल जुगुलर वेन का फॉर्मेशन किया और एक्सटर्नल जुगुलर वेन ने सबक्लेवियन वेन में ड्रेन किया। देखो इसके ऊपर से भी एक क्लिनिकल एनाटॉमी है। क्लिनिकल एनाटॉमी ने मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट एसक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके ऊपर से अलग से। देखो ये एंगुलर वेन थी, ठीक है, और ये कैवर्नस साइनस है। हमारा कैवर्नस साइनस अभी करना बाकी है, पर अभी के लिए इतना याद रखो कि कैवर्नस साइनस यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सुपीरियर एंड इंफीरियर
ऑप्थेल्मिक वेन है, ठीक है। और ये आगे चल के फेशियल वेन बनेगी, और ये वेन है ना, ये है डीप फेशियल वेन, ठीक है। और ये है टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, ये एमिसरी वेन्स के थ्रू कनेक्टेड है, एमिसरी वेन्स के थ्रू। तो देखो अभी पाथवे क्या फॉर्म हुआ, डेंजरस एरिया है कौन सा फेस के लिए, सबसे पहले तो डेंजरस एरिया वो है जहाँ से देखो लोअर पार्ट ऑफ नोज, लोअर पार्ट ऑफ नोज, और वो वहाँ से लेकर अपर लिप्स तक, ये ट्राइंगल ऐसे फॉर्म होगा, यहाँ पर अपर लिप होगी और यहाँ पर नोज का एरिया होगा, उसको डेंजरस एरिया ऑफ फेस बोलते हैं, ठीक है। देखो पाथवे कैसे होगा, अगर यहाँ से फेशियल वेन के थ्रू, डीप फेशियल वेन, फिर वहाँ से टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, प्लेक्सस है ये, और वो एमिसरी वेन्स के थ्रू, एमिसरी वेन्स के थ्रू कैवर्नस साइनस तक पहुँच गया, ठीक है। कैवर्नस साइनस मतलब इंट्राक्रेनियल वेन्स है, वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच गया तो मतलब ये डेंजरस एरिया हुआ। और यहाँ पर पिंपल्स होते हैं ना, उसको स्क्वीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस रीजन में, खासकर स्क्वीजिंग ऑफ पिंपल्स, तो इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाएगा, कैवर्नस साइनस तक पहुँच जाएगा, इन्फेक्शन रीच कैवर्नस साइनस, और वहाँ पर थ्रोम्बोसिस करा देगा, ठीक है। देखो ये डेंजरस एरिया ऑफ फेस पे अलग से एसक्यू आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसका पाथवे ध्यान रखना, तो ये फिगर याद रखोगे ना तो इजीली हो जाएगा। फेशियल वेन, फेशियल देखो यहाँ ये एरिया है नोज का और अपर लिप्स का, वहाँ पर फेशियल वेन प्रेजेंट है। अगर स्क्वीजिंग ऑफ पिंपल किया तो फेशियल वेन के थ्रू डीप फेशियल वेन से टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस तक पहुँचा इन्फेक्शन, फिर एमिसरी वेन्स वाल्वलेस है तो उससे डायरेक्ट कैवर्नस साइनस तक पहुँच गया, ठीक है, इन्फेक्शन, तो इसीलिए ये थ्रोम्बोसिस कॉज कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखो स्काल्प का टॉपिक इतना ही था, और डेंजरस एरिया ऑफ फेस भी मैंने कवर कर दिया है, और इसके साथ साथ फेशियल वेन भी कवर हो गई है, फेशियल वेन हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्काल्प का क्वेश्चन आया ना, तो मैंने पहले भी बोला है, इस पर क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत ज़्यादा मेंशन करना, क्योंकि स्काल्प में क्लिनिकल एनाटॉमी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच।